वेलकम बैक। सो 7 चैप्टर की स्टार्टिंग में स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स के बीच में मीटिंग हो रही होती है, जिसमें जूही स्पीच देते हुए बोलती है, हमारा स्कूल दूसरे स्कूल्स की तरह नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स काउंसिल को मेनली स्टूडेंट्स ही ऑपरेट करते हैं। जैसा कि तुम्हें पता चल ही गया होगा क्योंकि तुम यहाँ पे थोड़े टाइम से काम कर रहे हो, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन कौन किस किस सेक्शन में काम करेगा। दूसरी तरफ जेरिम जूही की बातों पर ध्यान न देते हुए बल्कि अपने मन में यूरी को कोसते हुए कहता है, मैं इतना बिजी था कि मैंने इतना भी नोटिस नहीं किया कि ये जो भी मेरे साथ अभी तक एक्सीडेंट्स हुए हैं इन सब का कारण वो था। जेरिम लाइन में खड़े होकर ये सब सोचकर यूरी पर गुस्सा होता रहता है। तब जूही उन सबको बोलती है, जब मैं तुम्हारा नाम लूँ तो अपने अपने हाथ खड़े करना। पर यहाँ जेरिम फिर से उन सोचों में डूब जाता है जब उनका सिलेक्शन इंटरव्यू होता रहता है। तब जूही एक लड़के से पूछती है जो कि जेरिम के साथ बैठा होता है, बताओ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जिस पर वो कहता है, आई एम गुड लुकिंग। मतलब क्या मतलब है यार, ऐसे कोई हमारे यहाँ स्कूल में या कॉलेज में पूछेगा टीचर कि क्या है स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका, तो ये बोलेंगे तो ऐसे तो सारे हंसने लग जाएंगे भाई। पर यहाँ पे जूही उसे कहती है पास, और जेरिम की ये सुनकर उस वक्त होश उड़ जाते हैं। पर अब जेरिम थोड़ा गुस्से में इसी बात को सोचते हुए कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो एक फेमस कैसोनो हुआ है, ग्रेड्स भी बेकार हैं, बस एक चीज़ जो उसके पास अच्छा है वो उसका फेस, और फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तभी जूही उस लड़के का नाम लेती है, ली हीनो, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट। जेरिम उसे देखता है और सोचता है, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, पॉइंट तो है, पर मुझे लगता है ये सब सच नहीं था जब उन्होंने कहा कि सबको उनके पोजीशन के बेस पर ही सेलेक्ट किया है, क्योंकि इस लड़के के पास उसके लुक्स के अलावा कुछ है ही नहीं। और ये सोचते सोचते वो इतना दुखी हो जाता है कि उसे इतना तक नहीं सुनाई देता कि जूही उसका नाम लेकर उसे बुला रही है। और तब जूही उसके पास आकर उसे होश में लाती है और गुस्से में कहती है, किम जेरिम ध्यान दो, होश कहाँ है तुम्हारा। और तब उसे जाके ध्यान आता है कि वो कहाँ पे खड़ा हो रखा है। तो अब जूही एक क्रीपी से स्माइल देकर जेरिम को बताती है, सो जेरिम तुम अकाउंटेंट का काम करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। और ये सुनकर जेरिम घबरा जाता है और कहता है, क्या अकाउंटेंट, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो फिर जूही उसे थोड़ा सा गुस्से में डराते हुए कहती है, मैंने सारे स्टूडेंट्स का काम देखा और तुम इसमें फिट बैठ रहे हो, और जो पहले वाला स्टूडेंट था जिसे ओरिजिनली ये काम दिया गया था वो कुछ ज़्यादा ही लेजी था, इसलिए हमने उसे भगा दिया। और मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं तुम्हारी एबिलिटी को चेक करूँगी, कर लो अभी, जब मैं तुम्हें अच्छे से प्यार से बोल रही हूँ, करोगी या नहीं, करोगी ना। तो जिस पर जूही से जेरिम डर जाता है और कहता है, ओके मैं करूँगा, ठीक है। और जूही फिर से नॉर्मल होके कहती है, ओके गुड, अच्छी बात है, और तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जेरिम के पीछे से यूरी आता है और उसके सर में बुक से मारता है और आगे जाते हुए कहता है, अच्छे से करना, वो मैं ही था जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में मदद की। और बेचारा जेरिम अपने सर पे हाथ रखते हुए उसे कन्फ्यूजली देखने लग जाता है कि भाई ये बोल क्या रहा है। हाँ, तो अब जूही यूरी को गुस्से में कहती है, वाइस प्रेसिडेंट इतना लेट क्यों है, हाँ अभी टीचर को बताऊँ क्या। अब यूरी को इस तरीके से देखते हुए जेरिम सोचता है, हाँ ये क्या, ये इतना चेंज क्यों लग रहा है और इतना जेंटल क्यों लग रहा है, और शायद नहीं ये पहले से कम मतलब ही लग रहा है, और शायद हॉस्पिटल के एक्सीडेंट के बाद से ये गिल्ट फील करने लग गया है, और इसने तो मेरे लिए एप्पल भी छीला था और यहाँ पे उसने मुझे काम भी दिला दिया, और शायद मैं सोचता हूँ कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। और ये तो छोड़ो, इसने मेरे लिए एप्पल छीला, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब मैं ऐसे काम करूँगा जैसे मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। जेरिम ये सब सोच के खुश हो ही रहा होता है कि अगले ही पल यूरी उसके सामने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रख देता है काम करने के लिए और कहता है, ये पिछले साल से कम काम है तो ये तुम्हारे लिए आसान रहेगा, तो फिर इसे करो। तो जेरिम जो इतना खुश हुआ रहता है, अब उसके चेहरे पे 12 बज जाते हैं, इसीलिए कहते हैं जल्दी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो अब जेरिम एक लड़के के साथ जाता है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाते हुए और गुस्से में कहता है, हाँ अब मैं सारी बातों को वापस लेता हूँ, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, मुझे ही हर बार सारा काम क्यों करना पड़ता है, इतना भेदभाव सिर्फ मेरे साथ ही क्यों, अकाउंटिंग का काम इतना आसान नहीं होता है। तो उसके साथ जो लड़का जा रहा होता है वो हंसते हुए कहता है, हाँ पर मेरे पास तो एक ही पेज है, और वैसे भी हमारा स्कूल ज़्यादा डिपेंड करता है स्टूडेंट काउंसिल पे, इसलिए हमारा ज़्यादा काम होता है और स्कूलों की तरह नहीं। जिस पे जेरिम कहता है, ये सब बकवास है, लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से लेना। हाँ, पर ये तो बहुत सारा काम हुआ ना, मैंने ये सब थोड़ी ना मांगा था। तो इस पर वो लड़का कहता है, पर इसका मतलब तो ये हुआ ना वो तुम पे ट्रस्ट करता है। तो ये सुनकर जेरिम रोने वाला चेहरा बना लेता है और उससे कहता है,
तुम जैसा दोस्त होना बहुत अच्छा है। तो वो लड़का हंसने लग जाता है और फिर उससे उसके थोड़े से डॉक्यूमेंट्स ले लेता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही पेज है, और कहता है पर तुमने वैसे स्टूडेंट काउंसिल के लिए अप्लाई क्यों किया? तो जेरिम ब्लश करते हुए कहता है वो इसलिए क्योंकि मुझे मुझे कोई पसंद है। जिस पर वो लड़का कहता है तो तुम यहाँ यूरी की वजह से हो? ये तो शौक की बात है। ये सुनकर जेरिम चौंक जाता है और कहता है क्या मैं उस जैसे लड़की को क्यों पसंद करूँगा भला? तो वो लड़का कहता है अच्छा तो मतलब तुम नहीं करते पर बहुत सारी लड़कियां करती है, तो मैंने सोचा क्या पता तुम भी। तो जेरिम कहता है पर मैं कोई लड़की नहीं हूँ। तो वो कहता है फिर कौन? तो वो लड़का पूछता है तो फिर कौन? जिस पर जेरिम अपनी क्रीपी सी शक्ल बना के और ब्लश करते हुए कहता है वो सिर्फ मैं किसी को एडमायर करता हूँ। वो सीनियर है पर अब वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जिस पर वो लड़का कहता है ओह अच्छा फॉर्मर प्रेसिडेंट। जिस पे जेरिम पूछता है हाँ वही, पर तुम्हें कैसे पता? तो वो लड़का अब जेरिम को बताता है अगर तुम पिछले साल की बात कर रहे हो तो वही होगा, वही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैंने भी यहाँ ज्वाइन किया। तो अब ये फॉर्मर प्रेसिडेंट की तारीफ़ों की पुल बांधने लग जाता है और जेरिम भी ये सब सुनकर खुश हो जाता है और कहता है डूड तुम्हें पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, हम दोनों की अच्छी जमेगी। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो कहता है अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है किसी को एडमायर करने का तो मुझे लगता है वो टाइम तुम्हें अपना काम करने में लगाना चाहिए। तो ये ताने मारने वाला और कोई नहीं यूरी होता है। तो जेरिम जो कि डर गया होता है यूरी से पूछता है कि वो कितने देर से यहाँ पे खड़ा था ऐसे। जिस पर यूरी अपनी आंखों को उठाते हुए और एकदम जेरिम की तरह नकल करते हुए कहता है मैं उस जैसे लड़की को क्यों पसंद करूँगा तब से। तो जेरिम कहता है मैंने ऐसी एक्टिंग कब की? हाँ। तो जेरिम के साथ जो लड़का होता है वो हंसते हुए कहता है हाँ तुमने एग्जैक्टली ऐसी शक्ल बनाई थी। तो फिर यूरी जेरिम के बालों को सहलाते हुए और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और बेचारा जेरिम के जो बाल होते हैं वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो जेरिम कहता है गुस्से में हे तुम जा क्या रहे हो? हाँ मेरे बालों का क्या होगा अब? और उसके हाथों में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो बेचारा जेरिम परेशान होकर उन्हें उठाने लग जाता है और कहता है भगवान की कृपा से जब भी ये मेरे आसपास होता है तो कुछ सही नहीं जाता। तो जेरिम के साथ में जो लड़का होता है वो भी उसकी मदद करने की सोचता है लेकिन उसके हाथों से भी आधे डॉक्यूमेंट गिर जाते हैं। तो जेरिम कहता है पर तुम अभी क्यों गिरा रहे हो? तो वो लड़का हंसते हुए कहता है मैं तो बस मदद करने की सोच रहा था लेकिन तुम दोनों क्लोज दिखते हो। जिस पर जेरिम शॉक हो जाता है और कहता है क्लोज? मैं और उसके साथ? तुम पागल हो गए हो? तो वो लड़का कहता है और लोग तुमसे जलते हैं। जिस पर जेरिम और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे विश्वास ही नहीं होता ये कह क्या रहा है। वो कहता है क्यों? जिस पर वो लड़का कहता है वो बहुत ही पॉपुलर है, गुड लुकिंग है, तो लोग उसके साथ फ्रेंड्स बनना चाहते हैं लेकिन वो दूसरों की तरफ कोल्ड बिहेव करता है और ऐसा लगता है उसने कोई दीवार बना रखी हो अपने चारों ओर। हाँ दीवार, तो इसलिए उसे अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है। तो जेरिम डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से लगाते हुए कहता है मुझे तो नहीं लगता कोई वॉल है, पर ऐसा है क्या? चलो जो भी है मुझे उसके क्लोज नहीं आना, वैसे भी वो मुझे सिर्फ बुली करेगा। जिस पर वो लड़का हंसते हुए कहता है हाँ सही कहा, वैसे भी प्रेसिडेंट के अराउंड रहना बहुत ही ख़तरनाक है तो कुछ अच्छा नहीं आने वाला उसके साथ रहकर। जिस पर जेरिम पूछता है ऐसा क्यों? तो वो लड़का कहता है हाँ कुछ बात है ऐसी, पर बता के कोई फ़ायदा नहीं जब तुम उसके फ्रेंड नहीं बनना चाहते हो। अब सीन शिफ्ट होता है और यूरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लासरूम में पहुंचता है और बैठ जाता है और फिर से जेरिम के बारे में सोचने लग जाता है और सोचते हुए कहता है ये अजीब है पर मैं बार बार उसका सर क्यों सहलाना चाह रहा हूँ, हॉस्पिटल में भी, यहाँ पर भी। और अपनी और जेरिम की हाइट को कंपेयर करते हुए कहता है उसकी हाइट इतना सा छोटा है वो मेरे से, मैं तो उसका सर ऊपर से ही देख सकता हूँ। क्या उसका सर क्यूट है? और यहाँ टीचर पढ़ा रही है पर उसे कोई होश ही नहीं, वो तो बस जेरिम के बारे में सोचने लगा हुआ है कि वो कैसा है, कैसी शक्लें बनाता है, क्या वो क्यूट है। और यहाँ पे टीचर कहती है कि यूरी तुम कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? वो एकदम से कहता है नहीं। तो जिस पर सारे के सारे वहाँ पे हंसने लग जाते हैं, खासकर जूही जो कि उसका पूरा मजाक बनाने लग जाती है और वो कहता है क्या तुम हंसना बंद करोगी? पर वो रुकती नहीं और हंसती रहती है और पूछती है कि क्या था वो। जिस पर यूरी कहता है मुझे नहीं पता, जो मेरे दिमाग में था मैंने वो बोल दिया। तो फिर यूरी हंसती हुई जूही से कहता है हे अपना सर दिखाना मुझे। जिस पर जूही की हंसी रुक जाती है और वो कहती है हाँ क्या तुम प्रवर्ट हो? जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है शट अप, बस मुझे दिखाओ। तो वो कहती है ठीक है
तो तुम्हें पहले अच्छे से बोलना चाहिए था, ऐसे क्या होता है भाई? लो क्यों? तो वो देखता है और फिर सोचता है, फिर कहता है नहीं कुछ नहीं। तो अब क्यूरियस जूही बार बार उससे पूछती है कि क्या बात है, लेकिन वो नहीं बताता है। तो जूही फिर से बोलती है क्या बताओ ना, जिस पर वो कहता है मैं बार बार लोगों का सर सहलाने की सोच रहा हूँ। जिस पर वो कहती है क्या? हाँ पर किसे, किसका? यूरी तुम? तो वो सोच में पड़ जाता और कहता है लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। मुझे एक बार सोचने दो क्यों। जूही तो ये सब सुनकर घबरा जाती है और तभी यूरी को याद आ जाता है और वो कहता है हाँ वो एकदम उस पूप होल की तरह दिखाई देता है जो हमने एक साथ बड़ा किया था। अजीब है पर पूप होल उनके पपी का नाम है। जिस पर जूही कंफ्यूज होकर पूछती है पूप होल क्या? अच्छा पर वो है कौन? तो यूरी बताता है मैं उसका सर सहलाना चाहता हूँ क्योंकि वो एकदम पूप होल की तरह दिखाई देता है। जिस पर जूही कंफ्यूज होकर कहती है अच्छा पर तुम बात किसके बारे में कर रहे हो? पर यूरी बेचारी जूही को आधी अधूरी बात बताकर ऐसे ही परेशान करके वहाँ से चला जाता है। जिससे जूही गुस्सा हो जाती है और कहती है हे तुम बात किसके बारे में कर रहे थे? इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो हे? लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। तो अब जूही थोड़े टाइम बाद अनाउंसमेंट करती है कि उनके स्कूल में है स्कूल फेस्टिवल, जिससे सब लोग हो जाते हैं खुश, कुछ हो जाते हैं दुखी कि उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और आगे बताती है जैसे कि तुम्हें पता है स्कूल फेस्टिवल बहुत ही फेमस है, तो स्कूल काउंसिल के मेंबर को सेक्रीफाइस करना होगा। और कुछ तो ये बातें सुन ही नहीं रहते हैं और उनमें से होते हैं जेरिम और एक वो लड़का जो अपने लुक्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो वो लड़का कहता है सारी की सारी दूसरे स्कूल की लड़कियां मुझे देखने आ रही हैं। तो जेरिम कहता है हाँ तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस मिल कहाँ से जाता है? और लड़ाई करने लग जाते हैं दोनों के दोनों। वो लड़का कहता है हाँ ऑफ कोर्स, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस लड़ाई को रोकने के लिए जो जेरिम का न्यू फ्रेंड बना है वो आता है और उसका मुंह बंद करके उसे साइड में खींचता है। और जूही जो कि ये सब दूर से देख रही होती है वहाँ से एक बुक फेंकती है जो कि सीधा जेरिम के सर पे जाके लगती है और गुस्से में कहती है खासकर बजट, अगर तुमने रुपयों के मामले में फेस्टिवल में कोई भी गड़बड़ी की तो देख लेना तुम तो गए काम से। अकाउंटेंट में तुम्हारी पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ अकाउंटिंग ही नहीं बल्कि तुम सब लोग भी। जितना फेमस ये फेस्टिवल है उतना ही हम सब लोगों को अच्छे से काम करना होगा। जितना ज़्यादा हम सेक्रीफाइस करेंगे उतना ये फेस्टिवल सक्सेसफुल होगा, अपने दिमाग में रखो। समझ गए? तो सब डर डर के हाँ कहते हैं और फिर से जूही अपने नॉर्मल मोड में आके कहती है ठीक है अब तुम्हें इम्पोर्टेंस पता चल गई है, तो कल हमारी मीटिंग होगी कि क्या काम कैसे कैसे करना है और तुम जेरिम तुम यहीं पे रखो। अब वो डर जाता है कि भाई अब क्या कहने को रह गया है इसको। अब जूही जेरिम को एक लड़के से इंट्रोड्यूस कराती है जो कि हाइट में छोटी होती है लेकिन उनकी सीनियर होती है और बताती है कि अब से ये मैनेजर हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट को लीड करेंगी। तो जूही उस लड़की को बताती है जिस पे वो बहुत ही ज़्यादा चिपकी हुई है, ऐसा लग रहा है बीएल में जीएल आ गया हो। सो वो कहती है तुम्हें तो पता है ना हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है, पर सैडली हमारे अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। जो था उसे मैंने निकाल दिया क्योंकि वो बहाने मारने में लगा हुआ था बार बार। वो अपना काम भी सही से नहीं कर रहा था जब से आया हुआ था। मैंने तो उससे इसलिए लिया था क्योंकि हमारे अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में कम लोग थे, लेकिन जिस लड़की पे जूही इतना चिपकी हुई होती है और कंप्लेन करती रहती है उसे अब आ जाता है गुस्सा और वो जूही को एकदम से दूर फेंकती है एक सर पे मार के और गुस्से में कहती है मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है। और ये देखकर जेरिम पीछे से हंसने लग जाता है तो वो उसे घूर के देखती है कि भाई तू हंस क्यों रहा है। हाँ फिर वो जाके खड़ी होती है एक बॉक्स पे और कहती है मेरा नाम सोयोंग है और मैं तुम्हारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को थोड़े टाइम के लिए लीड करूंगी। तो ये सुनकर जेरिम उसे देखकर कहता है एक तुम जैसी बच्ची हमें लीड करेगी? तो ये कहने के बाद उसे भी सर पे एक पड़ता है और उसे भी वो वहाँ पे साइड में कर देती है जहाँ पे जूही पड़ी होती है और फिर गुस्से में कहती है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, 19 साल की, तुमसे 1 साल बड़ी हूँ, बट फिर भी तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। तो जूही अब सोयोंग को अच्छे से इंट्रोड्यूस कराती है जेरिम से और कहती है ये सोयोंग सनबे है, हमारी सीनियर है ये और इस एरिया में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट है। तो सोयोंग जेरिम को कहती है अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो पूछो और मुझे योंग सनबे कह के बुलाना। जिस पे जेरिम डरते हुए कहता है यस मैम,
और जूही जेरिम को बताती है कल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में मीटिंग होगी तो तुम्हें लेट नहीं होना है, जिस पे वो कहता है ठीक है। तो अब दूसरा दिन आता है और जेरिम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही थका हुआ रहता है और भागता रहता है। तो भागते हुए वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं लेट हो गया हूँ, लेट, और अगर मीटिंग ऑलरेडी ख़त्म हो गई होगी तो मैं सच में एक इडियट हूँ, इडियट। तो जेरिम फाइनली मीटिंग रूम में पहुंचता है और वहाँ पे जो भी सारे के सारे स्टूडेंट पहले से ही प्रेजेंट होते हैं उसे देखने लग जाते हैं। तो वो सोचता है मन में सारा का सारा अटेंशन मुझे मिल रहा है और इतने सारे लोग, इन्हें तो मैं जानता तक नहीं। और उनसे कहता है हाँ सॉरी मैं लेट हो गया हूँ। तो सोयन उसे घूर के देखती है और वो हंसते हुए कहता है माफ़ करना मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। और वो उसके सर पे एक लगाती है और कहती है तो इसमें हंसने की क्या बात है। तो यूरी द वाइस प्रेसिडेंट जो कि देख रहा होता है कहता है तो आज के लिए मीटिंग यहीं पे ख़त्म होती है और अगर किसी को कुछ कहना है तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है और कह सकता है, पर कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता है। तो यूरी कहता है अच्छा तो अगर कोई कुछ नहीं कहना चाहता है तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही ठीक है और अगली मीटिंग 3 दिन बाद इसी टाइम पे और इसी जगह होगी तो लेट मत होना। और ये सुनकर जेरिम चौंक जाता है कि है मीटिंग खत्म भी हो गई। पर तभी एक लड़का अपना हाथ धीरे से खड़ा करता है जो कि जेरिम के पास बैठा होता है और कहता है यूरी को मुझे कुछ कहना है। तो यूरी उससे पूछता है हाँ क्या हुआ, क्या बात है। तो वो यूरी को बताता है मुझे लगता है जो कॉमिक क्लब का बजट है वो काफ़ी कम है और क्लब्स के हिसाब से, तो मुझे रिक्वेस्ट करना है कि अगर इस क्लब का भी थोड़ा बजट बढ़ जाता तो अब यूरी रजिस्टर चेक करते हुए कहता है कॉमिक क्लब मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, जिससे वो लड़का घबरा जाता है। और यूरी आगे बताता है अगर ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे उसमें मेंबर भी कम है और तुमने फेस्टिवल में भी कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है पिछले साल, तो मुझे लगता है बजट को कम करना रीज़नेबल है, प्लीज़ समझो। पर बाकी लोग इस पर ध्यान नहीं देते और अपना पैकिंग करके जाने लग जाते हैं, जिसे देखकर जेरिम थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और मन में सोचता है हाँ ये लोग पैकिंग करके जा कहाँ रहे हैं जब अभी लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं। खैर वो लड़का भी अब मान जाता है और तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है और यूरी से पूछता है तो क्या अब हम जा सकते हैं। जेरिम उस लड़के को देख के सोचता है हाँ कितना लंबा है, पर जब वो उसके हाथ को देखता है तो थोड़ा सा चौंक जाता है कि भाई ये कर क्या रहा है। अब जब ये सारे स्टूडेंट जाने लग जाते हैं तो उनमें से एक कमेंट करता है कॉमिक क्लब वाले स्टूडेंट को कि देखो कितना डेस्परेट लग रहा है। तो दूसरा कहता है पर वो नेडी ओताकू फैन करना क्या चाहता है। हाँ सो अगर किसी को नहीं पता है कि ओताकू क्या होता है और कौन लोग होते हैं तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें मांगा रीड करना, एनिमे देखना और भी बहुत सारी फिक्शनल चीज़ें पसंद होती हैं। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। और मुझे पता है तुम में से भी बहुत सारे लोग होंगे। और वो लड़का जिसने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ था वो उसके सर पे अपने बैग से मारता है और प्रिटेंड ऐसे करता है जैसे कि उसे गलती से लगी हो और कहता है ओ सॉरी तुम वहाँ पे थे, मुझे पता नहीं था, सो सॉरी प्लीज़ अंडरस्टैंड। हाँ और फिर वो और उसके फ्रेंड्स उसका मजाक बनाते हुए वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। और ये देखकर जेरिम बोलता है हाँ ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं, और उस लड़के से पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर वो लड़का कहता है हाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है और वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है। तो अब सोयोंग जेरिम को कहती है तो अब हमें भी चलना चाहिए और तुम क्या उस लड़के को जानते हो, जिस पर वो कहता है नहीं। पर सारे के सारे ऐसे क्यों हैं, क्या हम एक साथ चलकर बजट को शेयर नहीं कर सकते। जिस पर सोयोंग बताती है अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वैसे भी इस टाइप की प्रैक्टिस है जिसे जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया है। और ये सुनकर जेरिम परेशान हो जाता है और कहता है तो फिर इस मीटिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये तो यूज़लेस है। पर तभी यूरी जो कि वहीं पे खड़ा होता है आंसर देता है हाँ ये सिस्टम सही नहीं है, पर स्कूल्स उन्हीं स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं जिनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, तो वही सेम लॉजिक है। जो बजट फेस्टिवल के लिए यूज़ होता है वो उन्हीं क्लब्स में इन्वेस्ट होता है जो इसका सही से यूज़ करके प्रॉफिट दे सकते हैं। तो अब तुम मुझे बताओ क्या तुम उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाहोगी जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते हों। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, अ वेस्ट। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जेरिम गुस्से में सोचता है हाँ ये सच है, पर ये दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं। सोयोंग जेरिम को देखती है पर कुछ कहती नहीं है और ये 10th चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। So this is for today. We will be meeting in the next video. Till then, take care and bye.